नमस्कार और वेलकम बैक। दोस्तों, एक चीज आपने नोट किया होगा कि जयशंकर जी जब जब एग्रेसिव होते हैं इसका मतलब है भारत कुछ बड़ा वो करने वाला है। इस वक्त दो चीजें हैं जो मैं पैरेलली देख रहा हूं जो हो रही हैं। डिप्लोमेसी के अंदर हमने वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचे लगाने शुरू कर दिए और मिलिटरीली भी हमने एक पोजीशनिंग है जिसको करना शुरू कर दिया। जब दोनों को कंबाइन करते हैं आपको समझ आएगा कि हम क्या बड़ा प्लान हम करने जा रहे हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो जो जयशंकर जी हैं वो कर क्या रहे हैं, वेस्ट के अंदर बैठे हैं, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक आंसर देने से पहले एक स्ट्रेटेजिक पॉज लेते हैं, पानी का गिलास उठाते हैं और जवाब ही नहीं देते। लंबी सांस लेकर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम्हारी लैंग्वेज हमेशा सेम होती है, कोई तुम्हारे घिसे पिटे वही चार डायलॉग है, रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, इसके आगे आपकी सुई जाती ही नहीं है। साथ में हमने ब्रूटली उनके मुंह के ऊपर आईना दिखाना शुरू कर दिया। 2024 में 25 में हमने ये चीजें देखी, अब 2026 में दोबारा से वही सुई आ गई है जयशंकर जी के पास, जहां पर लैंग्वेज अग्रेसिव होनी शुरू हो गई। दोस्तों, ये कोई सिंपल डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग नहीं है, एक पैटर्न है जयशंकर जी के काम करने का। और हिस्ट्री प्रूव करती है कि न्यू दिल्ली ने जब कोई बहुत बड़ा बॉम्ब गिरवाना हो कहीं भी तो जयशंकर जी को बोल दिया जाता है बस कोल्ड वॉर शुरू कर दो सबके साथ। अब ये क्यों किया जाता है इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा बाद में। जयशंकर जी को बेवकूफ नहीं है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मंशा होती है और आपको पता लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हमने ये काम किया था और उसका फायदा क्या हुआ वो बताऊंगा। सारा कुछ सिस्टमेटिकली पूरी रिसर्च करके हमारी टीम ने इस चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, जो डिप्लोमेटिक एक शील्ड होती है उसको तगड़ा कर दिया, हार्ड कर दिया कि कोई हथौड़ा लगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब डिस्मेंटल करते हैं बैटल फील्ड में जयशंकर जी कर क्या रहे हैं। सीन था फिनलैंड के अंदर, वेस्टर्न जर्नलिस्ट वही सिंपल क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि ये यूरोप बिलीव करता है कि भारत बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है रशिया के लिए और मॉरल ग्राउंड्स पे हम गलत काम कर रहे हैं क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब जयशंकर जी ने वही गिलास उठाया, सांस ली और उसके बाद आइस कोल्ड आंसर दे दिया। क्या बोला? हाँ मैं तेल खरीद रहा हूं, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ तो मैं जोड़ रहा हूं। उन्होंने नहीं बोला और साथ में एक और बोल दिया कि मैं तेल खरीदता हूं बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एक कॉस्ट क्या है और दूसरा है अवेलेबिलिटी, मुझे कहां से मिल रही है, मुझे जहां से सस्ता मिलेगा और जहां से अवेलेबल होगा एट माई टर्म्स मैं वहां पे खरीदूंगा। दूसरा, उन्होंने उसके बाद वहीं पे नहीं रुके, एक मास्टर क्लास भी दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोल दिया कि यार तुम्हारी हिपोक्रेसी कितनी है, लाइव टेलीविजन पे वेस्ट के अंदर बैठकर ये चीज बोल रहे हैं। उन्होंने बोला आप हमें बोलते हैं कि आपने जी रशिया से तेल खरीदा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने खरीदा क्यों? नॉट बिकॉज हमें सस्ता मिल रहा था, इसलिए क्योंकि हम हमेशा तेल खरीदते रहे मिडिल ईस्ट से, लेकिन जैसे ही यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ आपने सारा तेल जो मिडिल ईस्ट का था वो आपने खुद खरीद लिया, हमारे पास खरीदने के लिए कोई तेल बचा ही नहीं। जब आपने अपनी मार्केट को बचाने के लिए आपने हमारी मार्केट खराब करने की कोशिश करी तो मुझे तेल तो कहीं से चाहिए होगा। ईरान आपने बंद किया हुआ है, वेनेजुएला आपने बंद किया है, तो मैं कहां जाता? वी हैड नो चॉइस बट टू गो वेयर आई वॉज गेटिंग इट, जहां से मुझे तेल मिल रहा था और मुझे सस्ता भी मिल रहा था। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने बोल दिया एक जिसको बोलते हैं मॉरल ग्राउंड्स की बात करी, तो उन्होंने बोल दिया मॉरल ग्राउंड्स की बात है तो मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं। क्या बोला? उन्होंने बोला कि भारत के ऊपर इतनी बार अटैक हुआ है, हमेशा उसके अंदर हथियार जो हैं वो यूरोप के होते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉर हैं, उसके अंदर कभी भी भारत के हथियार कभी भी यूज नहीं होते। पूरा साइलेंस, पूरी वहां पे जितने भी वहां पे लोग बैठे थे एब्सोल्यूट साइलेंस था, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। यानी कि आपने यूरोप में बैठकर क्या बोला कि जब जब आपने पाकिस्तान को हथियार दिए वो हथियार हमारे खिलाफ यूज होते हैं हमारी धरती के अंदर। इसलिए आप अगर मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो प्लीज क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए अपने फैक्ट्स को। दोस्तों, ये होता है आंसर देना। अब ये क्यों किया गया ये बताऊंगा बाद में, अभी थोड़ा सा एक दो चीजें और बता दूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है, हम ऐसे वाट लगा क्यों रहे हैं इनकी। अब इसके बाद आते हैं एक और चीज, एक क्वेश्चन और था जहां पर बात की गई ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की और वॉशिंगटन के बारे में। जयशंकर जी ने ओपनली यूएसए के मुंह पे तमाचा मारा है वहां बैठकर। क्या बोला? उन्होंने बोल दिया कि यूएसए वो टैरिफ लगाता है,
हमारे ऊपर, क्योंकि हमने रशिया से तेल खरीदा, 50% का टैरिफ लगा दिया। फिर सडनली वॉशिंगटन उस सारे सैंक्शंस को लिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को चाहिए था कि पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम आ जाएं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं। जयशंकर जी ने होल्ड बैक नहीं किया। क्या बोला उन्होंने बोल दिया, यार आप प्रिटेंड करते हो कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कोई मॉरल ग्राउंड्स हैं, आप खुद तो कभी ऑन करते हो सैंक्शंस को, कभी ऑफ कर देते हो। ये ऑन ऑफ वाला जो काम है वो आप तब करते हो जब आपको सूट करता है। क्या बोला उन्होंने? और बोला, यार प्लीज ग्रो अप, लेट्स टॉक लाइक एडल्ट्स। बच्चों की तरह बातें करनी भारत से बंद कर दीजिए। ये हम कहां बोल रहे हैं? यूरोप में बैठकर यूरोप की वाट लगा रहे हैं और अमेरिका की वाट लगा रहे हैं। आपने ग्लोबल सुपर पावर्स की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको 3 वर्ड्स में खत्म कर दिया कि आपकी फॉरेन पॉलिसी रॉ है, ट्रांजैक्शनल है और अपॉर्चुनिस्टिक है। इसलिए हमें कोई लेक्चर ना तो दीजिए, ना ही हमारे से लेने की जरूरत है। रॉ फैक्ट्स और डाटा के ऊपर हमारे से बात कीजिए। और साथ में बोल दिया, भारत डी रिस्क कर रहा अपने आप को। हमने अपना जो तेल है रशिया से, हाँ हम खरीद रहे हैं, 45% भारत की रिक्वायरमेंट हम रशिया से पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स से हम गैस भी खरीद रहे हैं। यूएसए हमारा लार्जेस्ट गैस सप्लायर बन चुका है। ये शिफ्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो हमने तो दिखा दिए, आप अपना भी दिखा दीजिए। इसको बोलते हैं चेस बोर्ड के ऊपर दोनों तरफ के व्हाइट एंड ब्लैक मोहरे आपके हाथ में हैं, जहां पे ना कोई इमोशंस हो और ना ही अपोलोजेटिक। अब आते हैं कि ये जो एग्रेसिव लैंग्वेज है ये दोबारा से रिटर्न क्यों हो रही है और इसकी इंटेंसिटी लास्ट टाइम से भी ज्यादा क्यों है? क्योंकि जयशंकर जी जो लैंग्वेज यूज करते हैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के लिए, यानी कि आप अब अटैकिंग मोड के ऊपर आ रहे हैं वेस्ट के ऊपर, क्योंकि आपने कहीं और अटैक करना है। दोस्तों, जो स्ट्रेटेजिक स्मोक ग्रीन्स हैं वो ऑलरेडी रेड होनी शुरू हो गई हैं। जो रेड लाइंस है, जयशंकर जी सिस्टमेटिकली वो सारी रेड लाइंस को वो क्रॉस भी करते जा रहे हैं और इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वहां पे जाकर हम कुछ चीजें एग्रेसिवली हम बात भी कर रहे हैं। क्या है? एग्जैक्टली 1 साल पहले मई 2025 पहलगाम के ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले कि मिलिट्री हमारी वहां जाकर एक्शन ले, न्यू दिल्ली ने एक काम और करना शुरू कर दिया। जो पूरी दुनिया है उसके सामने हमने हिपोक्रेसी ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ऊपर ये लंबे लंबे जो लेख लिखे जाते थे अमेरिका में, उसके बारे में जयशंकर जी ने बोलना शुरू कर दिया था पहले से कि आप टेररिज्म के बारे में बात करते हो, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। टेररिज्म इज टेररिज्म। किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे पास राइट है कि हम जाकर उनको ठोक के आए उनके कंट्री के अंदर। अब बीच में आने की कोशिश मत करना मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। जो आप बात करते हो कि जी ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, जानवरों के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, हमने यही काम तब भी किया था। दोस्तों, जो ऑपरेशन सिंदूर था, आपको सिर्फ दिखता है कि हमने जाकर उनकी 24 मिनट में उनकी वाट लगा दी, कि मां मार के रख दी, हलाला कर दी उनकी मां का। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, वो हलाला से ही पैदा होने वाली कौम है। लेकिन उससे पहले जो काम किया था, जो एयरफोर्स ने काम किया, उससे पहले यह था हमने इनके सबके जितने भी लंबे लंबे लेख लिखने वाला काम था हमारे ऑपरेशन के ऊपर, उससे पहले हमने उनको शट डाउन किया था अमेरिका में बैठकर और यूरोप में बैठकर। उसके बाद आपने देखा इंडियन एयरफोर्स वहां जाती है, वहां जाकर पाकिस्तान के अंदर इवन की पीओजे के वहां पर हो, पंजाब हो, सिंध हो, कहीं भी हो, हमने जाकर वहां पर अच्छी तरह से 100 से ज्यादा टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन आपने नोट किया होगा हमने जो अपनी नेवी है उसको पूरे पाकिस्तान के जो कोस्टल लाइंस है वहां पे हमने खड़ा कर दिया था। 36 हमारी नेवी शिप्स थी। हमने पाकिस्तान की नेवी को अपने डॉक यार्ड से बाहर भी हमने निकलने नहीं दिया। ये तो हमने देख लिया। लेकिन आपने नोट किया कि वेस्ट की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आपके खिलाफ नहीं आया ना। अब आपको समझ आएगा कि जयशंकर जी वो कर क्या रहे थे। उन्होंने पहले ही रास्ते को, इनकी सपोर्ट, पाकिस्तान की सपोर्ट के जितने रास्ते थे उसको ऑपरेशन सिंदूर से पहले बंद किया। और वही चीज हम आज भी कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान फ्रीज हो गया था। वो गुहार लगाता रहा यूरोप को, तुर्की को, अमेरिका को कि माई बाप मेरी हेल्प करो। वो बोला हेल्प कितना करिए, एयर स्पेस तुम्हारी बंद है, उधर से नेवी जो है एरिया वो सारा ब्लॉक किया हुआ है, हम हेल्प नहीं कर सकते। ओपनली दे कुड नॉट कम। इसलिए जो रियल काइनेटिक शॉक वेव्स था वो मिलिटरीली नहीं किया, आपने नॉन मिलिट्री वो काम किया था जयशंकर जी के थ्रू। शील्ड था हमारी डिप्लोमेटिक डोमिनेंस। और उसका हाल देखिए आपने पाकिस्तान का एक
दुश्मन कंट्री है या अपना नेबर है, उसका आपने पानी बंद कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। उसके बाद भी क्या आपने दुनिया में किसी को देखा है भारत को बोलते हुए कि जी पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, उसका पानी छोड़ दीजिए? उनका लाइफ लाइन इस पानी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पूरे कंट्री का पानी बंद कर दिया, उनका एग्रीकल्चर लैंड हमने तबाह कर दी। लेकिन जो मैसेज है पूरी दुनिया की तरफ से वो चुप्पी है, क्योंकि ऑलरेडी जयशंकर जी अपना काम कर चुके हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं रीराइटिंग द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। जहां पर आप पहले डिप्लोमेटिक ग्राउंडवर्क करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं जीरो टॉलरेंस की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करने के लिए। अब जो करंट जियोपॉलिटिकल मैप है, अब आज की डेट में देखिए क्या हो रहा है। ईरान में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है और शाम को बंद हो जाता है, सुबह फिर खुल जाता है। इससे हो क्या रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो फुलिशली बोल रही हैं कि ये ईरान का वॉर ना हमारा वॉर नहीं है, कोई बात नहीं, अब बैठे रहिए। अब जयशंकर जी क्या कर रहे हैं, उसी वक्त जब यूरोप बोलता है ये वो युद्ध हमारा नहीं है, जयशंकर जी ने दो काम किए। पहला काम, भारत ने यूएई के साथ, दुबई वालों के साथ मिलकर हमने एक अलायंस बना लिया है, जहां पे मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड फ्रॉम ऑयल एनर्जी मार्केट हमने एक दूसरे को साथ अलाइन करना शुरू कर दिया। हमने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है, ताकि अगर वेस्ट हमारे पर सैंक्शन करेगा, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा अपने फायदे के लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमने एक काम किया, ये हो गया डिप्लोमेटिकली एंड एनर्जी सिक्योरिटी। फिर आते हैं इस डिफेंस के ऊपर। डिफेंस के लिए हमने एग्रीमेंट किससे किया है, उन्हीं से किया है जो हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े होते हैं, वो है यूरोपियन कंट्रीज। हमने डिफेंस की पार्टनरशिप्स कर ली है यूरोप के साथ, और उनके साथ एक ऐसा सिक्योरिटी पैक्ट किया है जहां पर इंफॉर्मेशन का एग्रीमेंट कर लिया। डिफेंस की उनकी जो फर्म्स हैं वो भारत के अंदर अब इन्वेस्ट करेंगी, और हमारी जो फर्म्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट कर कर हम जॉइंटली चीज़ों को डेवलप करेंगे। यानी कि आपने उनको इतना डिपेंडेंट कर लिया अपने ऊपर कि अब वो पाकिस्तान की सपोर्ट करना भी चाहें वो कर नहीं सकते। आपने अमेरिका को पहले कंट्रोल में कर लिया, आप उसे ऑलरेडी गैस खरीद रहे हैं। यूरोप को कर लिया, उनसे आपने पैक्ट कर लिया डिफेंस का, और आपने यूएई और ये मुसलमान कंट्रियां, इसको अपने पाले में किया हुआ है जो हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करती थी। इसके बाद आते हैं क्या, आते हैं हम लोग चाइना के ऊपर। अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, इस बार चेयरमैन है हम ब्रिक्स के, और ब्रिक्स में सबसे बड़ा कंट्री कौन है, चाइना, और चाइना की लगी है वाट। उसके साथ हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है, इसलिए चाइना को कंट्रोल करने के लिए ब्रिक्स अकेला एक था जहां पे ब्रिक्स में चाइना को कंट्रोल कर सकते थे। और ब्रिक्स के अंदर मीटिंग्स जो करते हैं वो मुझे जयशंकर जी बैठ के काम तमाम करते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, आप एक तरफ तो डिप्लोमेटिकली काम कर रहे हो, दूसरी तरफ से अपने ड्रोन्स हैं, अपने वॉरफेयर का सिस्टम है, आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सारा कुछ आपने डेवलप करना शुरू कर दिया और रीडिफाइन कर रहे हैं अपने रिलेशंस को सारी दुनिया में उन कंट्रीज के साथ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही। दोस्तों, इसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्राइक, जहां पर आप डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली दोनों साइमल्टेनियसली आप काम कर रहे हैं। अब जो एक्विजिशंस इन्होंने लगाने की कोशिश करी वही पाकिस्तान के पेड एक्टर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने भी वहां पर बैठकर अपना दिखा दिया हम क्या कर रहे हैं। और मिलिटरीली मुझे एक चीज़ भूल गया, और जहां पर हम सारी तरह मिसाइल्स ये सब कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर हमने इन सारे कंट्रीज को, यूरोप को, इधर के यूएई को, इन सब के साथ हमने एग्रीमेंट्स भी कर लिए कि हम अपना जो सारा का सारा एयर डिफेंस सिस्टम है और है ये सारा आपके साथ शेयर करेंगे। हमने यहाँ पे डेवलप किया उसको 3-4-5 गुना ज़्यादा प्राइस पे हमने, क्योंकि हथियारों में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, हमने उनको बेचना शुरू कर दिया। प्लस भारत के अंदर अल्ट्रा एलिट रुद्र ब्रिगेड्स हैं, भैरव कमांडोज हैं, यूनिट्स हैं, वो पूरे कंप्लीट भी कर लिए। और उधर से जो हमारे तीनों फोर्सेस हैं, ट्राई सर्विसेज, उनको लॉक कर दिया हाईली सिंक्रोनाइज्ड रियल टाइम किल स्विच के लिए, कि जब करना है तीनों इकट्ठे जाएंगे। इस बार सिर्फ एयरफोर्स नहीं जाएगी, इस बार लैंड, एयर एंड सी तीनों तरफ से पूरे ऑपरेशंस इकट्ठे किए जाएंगे। दोस्तों, इसलिए जब जयशंकर जी सडनली हाइपर एग्रेसिव हो जाएं वेस्ट के थ्रू, वेस्ट के अगेंस्ट, वो भी वेस्ट में बैठकर, इसका मतलब है एक अल्टीमेट सिग्नल वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कुछ भारत बड़ा करेगा जहां पर बाउंड्रीज अब वो चेंज होने वाली हैं या ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा। आपने न्यूक्लियर अपने जो बॉम्ब्स हैं या मिसाइल्स हैं उसको एक्टिवेट किया है पहली बार, उसके बाद जयशंकर जी एग्रेसिव होते हैं, और उसके बाद मैंने बता दिया आपको हमने क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट कर दी। अब किसी और की टर्म्स हमारे ऊपर डिक्टेट होगी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने आप को डी रिस्किंग करनी शुरू कर दी। एनर्जी में डी रिस्किंग है, हमने अपने डिप्लोमेटिकली अपने आप को मैक्सिमाइज
कर दिया है बिल्कुल एग्रेसिवली पूरे दुनिया के ऊपर, और डिफेंस के अंदर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको इंक्रीज भी कर लिया और पोजीशन कर दिया अपनी मिलिट्री को कि अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेटेजिक मूव अब हम करेंगे। दोस्तों, जो ये गुड बॉय बनने का शौक था भारत को, वो ऑफिशियली ओवर हो गया है। और जो शील्ड है, टारगेट्स हैं, शील्ड तकड़ी कर दी और टारगेट्स को लॉक कर दिया है। और न्यू दिल्ली इस बार कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक करने की प्लानिंग में है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हमने यही काम किया था और वही चीज़ें मुझे रिपीट होती हुई अब दोबारा दिखती हैं। इसका मतलब है ग्लोबल ऑर्डर या बाउंड्रीज, दोनों में से एक चीज़ वो चेंज होने वाली है। लेट्स कीप अ वॉच ऑन व्हाट जयशंकर जी डज नेक्स्ट, बिकॉज उनकी इंडिकेशन से अगली मूव आपको पता लगेगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।